हेलो बच्चों, आप सब लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल द बाबा क्लासेस में। आइए बच्चों, जैसे कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आपकी 2 बजे से क्लास होगी बेटा हिंदी की। आज आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। जैसा हम लोग जानते हैं कि चाहे आपका बीएड एंट्रेंस होता है, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी होता है, चाहे आपका लेखपाल होता है या फिर आपका पुलिस का एग्जाम होता है, उन समय बेटा हिंदी का अपना एक विशेष रोल होता है। इन क्वेश्चंस को बेटा बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया गया है और इन क्वेश्चंस को बेटा आप कराने के बाद में आप हमेशा अपने हिंदी के सब्जेक्ट में स्कोर हमेशा गेन कर सकोगे। ठीक है, तो आइए बेटा आज हम लोग शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन हिंदी का है कि भाषा का आरंभ होता है। तो बेटा पहला आपका दिया गया है ध्वनि, फिर आपका दिया गया है अर्थ से, फिर आपका है शब्द से, फिर आपका है वाक्य से। जैसे बेटा हम लोग जानते हैं कि भाषा को हम लोग कहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, जब तक आप किसी को बोलोगे नहीं, अगर किसी से आप नहीं बोल रहे हो और कोई दूसरा व्यक्ति आपसे नहीं बोल पा रहा है, तो फिर हम लोग भाषा का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे, ना तो हम लोग सीख पाएंगे। आप सपोज कीजिएगा आपके पापा ने कुछ भी कह दिया है, तो वो कहा है, लेकिन उनकी जो भाषा है वो आपको किस माध्यम से दिखाई दे रही है। तो दिखाई देने का तात्पर्य है कि वो सुनाई दे रही है, तो बेटा ध्वनि हो जाती है। तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना हुआ है उनका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बेटा भाषा का आरंभ कहाँ से होता है, ध्वनि से होता है। तो पहले का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहा जा रहा है बेटा भाषा के प्रमुख अवयव हैं। पहला है आपके पास वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। बी वाला है आपके पास वर्ण, शब्द, अनुच्छेद, वाक्य। फिर बेटा है शब्द, वाक्य, वर्ण, विचार। फिर आपके पास डी ऑप्शन दिया गया है वर्ण, शब्द, वाक्य और भाषण। सबसे पहले बेटा देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि सबसे भाषा की छोटी इकाई तो ध्वनि होती है, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी शब्द को तैयार किया गया है, हमारे मुख से कोई चीज़ निकलती है तो पहले वो वर्ण होता है। ठीक है, तो वर्ण आ जाता है पहली कंडीशन। देन इसके बाद बेटा वर्णों के एक सार्थक मेल से शब्द बनता है, तो आपका शब्द आ जाएगा। इसके बाद आपका क्या बेटा बनेगा, एक पद बनेगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एक सार्थक शब्दों को हम लोग उसको धीरे धीरे रखते हैं, थोड़ा सा पद बन जाता है। पद के बनने के बाद में एक वाक्य बनता है। तो बेटा यहाँ पे जिन लोगों ने दूसरे का ए ऑप्शन दिया हुआ है उनका राइट आंसर होगा। तो बेटा यहाँ पर आपका देखिएगा वर्ण होगा, फिर शब्द होगा, फिर पद होगा, उसके बाद वाक्य होगा। तो भाषा के प्रमुख अवयव बेटा होते हैं आपके ये 4 जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो बेटा दूसरे का जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया हुआ है उनका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, दिया गया बेटा भाषा का निर्माण होता है। अब बेटा देखिएगा आपके पास दिया है अमूर्त ध्वनियों से, मूक संकेतों से, फिर आपके पास दिया गया है व्यक्त ध्वनियों से, फिर बेटा है आँखों से। तो देखिए बेटा मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि अमूर्त ध्वनियों, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी ध्वनि है उसको बोला जाता है, ध्वनि जब बोली जाती है तो उसके बाद में ही हम लोग किसी भी भाषा को समझ सकते हैं, तभी हम लोग किसी भाषा का निर्माण कर सकते हैं। तो इसीलिए बेटा इसमें देखिए फिर आपका दिया है मूक संकेतों से, व्यक्त ध्वनियों से। अब सुनो, अब हमारे पास है कि आँखों से। आपको बेटा इसमें डी ऑप्शन, सॉरी आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें जो आपका बेटा दिया गया है व्यक्त ध्वनियों से। जैसे मैंने अभी इससे पहले के क्वेश्चन कराया था कि जैसे जब तक आप अपनी ध्वनि को व्यक्त नहीं करोगे, अपने ध्वनि को दूसरे के पास नहीं बोलोगे, दूसरे शेयर नहीं करोगे, तब तक आप भाषा का निर्माण नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा जिन लोगों का इसमें सी ऑप्शन आ रहा है उनका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है। जैसा बेटा मैंने अभी आपसे बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बेटा, ध्वनि होती है। क्योंकि इसीलिए यहाँ पे जिनका आंसर बेटा 4th का ए ऑप्शन आ रहा है उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए बेटा इसमें कह रहा है कि अशोक के शिलालेख 12वीं लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण हैं। तो बेटा पहला है संस्कृत, पाली, प्राकृतक और हिंदी। अब बेटा यहाँ पे देखिएगा भाषाओं का एक हमारा क्रम भी दिया गया है। पहले हमारी संस्कृत थी, फिर पाली थी, फिर प्राकृतक थी, इसके बाद बेटा अपभ्रंश थी, यहाँ पे नहीं दी, हिंदी दे रखी है। तो यहाँ बेटा क्रम भी याद कर लीजिएगा, संस्कृत हो गया, पाली हो गई, प्राकृतक हो गई, अपभ्रंश हो गई और हिंदी हो जाती है। तो यहाँ बेटा आपको समझ में आना चाहिए कि जो अशोक के शिलालेख थे वो बेटा आपकी प्राकृतक लिपि में लिखे गए थे। तो यहाँ पे बेटा प्राकृतक जिन लोगों का 5th का सी ऑप्शन आ रहा है उनका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे
कह रहा है बेटा 6 में कि अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया है। तो यहाँ बेटा आपके पास पहला हिंदवी दिया गया है, फिर हिंदुस्तानी दिया गया है, फिर उर्दू दी गई है, फिर भाषा दी गई है। अब बेटा यहाँ पे देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे ए ऑप्शन कर रहे हैं, ठीक है, 6 का ए ऑप्शन कर रहे हैं हिंदवी, है ना बेटा। तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया था, हिंदवी को प्रयुक्त किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अमीर खुसरो के द्वारा अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया था, तो बेटा हिंदवी को प्रयुक्त किया था। तो जिन लोगों ने 6 का ए ऑप्शन दिया हुआ है उनका राइट आंसर होगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है। तो पहला आपका है मगधी अपभ्रंश, फिर है अर्ध मगधी अपभ्रंश, फिर है शोरसेनी अपभ्रंश, फिर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा यहाँ पे आपका दिया गया है कि अर्ध मगधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है। तो बेटा किससे माना गया है, अर्ध मगधी अपभ्रंश। तो बेटा 7 का जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया हुआ है उनका ये राइट आंसर होगा, ठीक। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। हिंदी की कितनी बोलियां हैं। बेटा अगर हम लोग हिंदी की कितनी बोलियां हैं बात करते हैं तो बेटा 18 होती हैं। देखो यहाँ पे दिया गया 20 भी ऑप्शन है, 18 भी है, 15 भी है और 17 भी है। तो बेटा हिंदी की कितनी बोलियां होती हैं वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपकी 18 बोलियां होती हैं। तो जिन लोगों का 8 का बी ऑप्शन आ रहा है उनका राइट आंसर है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी बच्चों का इसका बी ऑप्शन भी आ रहा है। इसके बाद बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे देखेंगे। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है। तो इसमें बेटा दिया गया है पहला है राजभाषा, फिर है राष्ट्रभाषा, फिर है मानक भाषा, फिर है लोक भाषा। तो बेटा देखिए राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा होती है वो आपकी होती है राजभाषा। तो यहाँ पर जिन लोगों का 9 का ए ऑप्शन आ रहा है उनका राइट आंसर है। बेटा यहाँ पे क्या होता है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई अंतर नहीं होता है, बस इनके शब्दों में ही अंतर होता है थोड़ा सा, और इनमें जरा सी भिन्नात्मक इकाई पाई जाती है। जैसे क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, जैसे राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है कि हर एक पूरे किसी भी कंट्री में या किसी भी देश में बोलने से कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अपने भावों को प्रकट कर सकता है, तो वो उसके लिए राष्ट्रभाषा बन जाती है हर एक क्षेत्र के लिए। लेकिन जो राजभाषा होती है बेटा, तो ये क्या होती है, हमारे सिर्फ राजकीय कार्यों में या सरकारी कार्यों में प्रयुक्त होने वाली एक भाषा होती है। इसके बाद बेटा मानक भाषा दी गई थी। तो मानक भाषा क्या होती है, हम लोग जानते हैं जैसे कि रेडियो प्रसारण होता है, न्यूज़पेपर होता है या पत्र होता है इत्यादि प्रकार से, अगर इस प्रकार से भाषा का लेखन होता है तो उसको बेटा हम लोग मानक भाषा कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग टीवी में प्रसारण देखते होंगे, न्यूज़पेपर समाचार आता होगा, उनको हम लोग देखते होंगे, तो बेटा उस प्रकार की जो भाषा है उसमें लिखी जाती हैं, दूरदर्शन वगैरह हो जाते हैं, तो उनमें हम लोग बेटा मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। लोक भाषा बेटा हम लोग नॉर्मल तरीके से जानते हैं, हम लोग जो आपस में उसको बोलचाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से जिन लोगों का 9 का ए ऑप्शन आ रहा था वो उनके लिए राइट आंसर होगा, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। तो यहाँ बेटा देखिएगा, हम लोग जानते हैं, अभी आपसे मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग संस्कृत भाषा को मानते हैं, फिर पाली भाषा का क्रम आता है, फिर आपकी प्राकृतक आती है, फिर आपकी अपभ्रंश आती है। तो इसमें बेटा आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया था वो इसका राइट आंसर होगा। इसमें बेटा देखिए बी भी दिया है, संस्कृत है, प्राकृतक है, पाली है, अपभ्रंश है। इसके बाद सी ऑप्शन दिया गया था, संस्कृत है, अपभ्रंश है, पाली और प्राकृतक है। इसके बाद बेटा डी ऑप्शन दिया गया था, पाली है, संस्कृत है, प्राकृतक और अपभ्रंश है। लेकिन बेटा आपको संस्कृत के बाद पाली याद रखना है, पाली के बाद प्राकृत याद रखना है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश याद रखना है, और बाई द वे इन केस अगर वो हिंदी को ऐड कर देता है तो सबसे लास्ट में आप हिंदी को ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कॉमा करके आप चाहो तो बेटा यहाँ पर आप हिंदी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका 10 का बेटा जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया हुआ है उनका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। कह रहा है निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। आइए बेटा अगर हम लोग पूर्वी हिंदी की बात करता हूँ तो ये आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो बेटा ये तीनों आपकी कहाँ हैं, ये आपकी पूर्वी हिंदी की बोली होती हैं। इसके बाद में जो बेटा आपकी ब्रजभाषा दे रखी है, तो यहाँ पे जो आपकी ब्रजभाषा दी गई है, ए ऑप्शन जो दिया गया है, ये बेटा आपकी पश्चिमी हिंदी है। कौन सी है बेटा, ये आप लोगों की पश्चिमी हिंदी आ जाती है। इसीलिए क्या होता है,
ब्रज भाषा को हम लोग पश्चिमी हिंदी में रखते हैं। तो यहाँ बेटा आपकी पूर्वी हिंदी जो नहीं बोली जाती है बेटा वो कौन सी हो जाती है, ब्रज भाषा हो जाती है। तो 11 नंबर का जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया हुआ है उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है। तो आइए बेटा यहाँ पर कह रहा है मेवाती, पाली, मारवाड़ी और बुंदेली। अब बेटा देखिएगा यहाँ पर एक भाषा का है, जैसे आपका यहाँ पे है मेवाती, मालवाड़ी, बुंदेली। ये बेटा क्या है, ये भाषाओं की उपभाषाएं हैं सभी। क्या है बेटा, ये भाषाओं की उपभाषाएं हैं। ठीक, ये आपकी आ जाती हैं उपभाषाएं। इसके बाद में आपको याद रखना है कि जो आपकी पाली दी गई है, पाली क्या है, एक भाषा है। तो इसमें आप लोगों ने जिन लोगों ने 12 का बी ऑप्शन दिया हुआ है पाली, वो इसका राइट आंसर होगा। तो बेटा समझ आ गया है, मेवाती, मालवाड़ी, बुंदेली ये आपकी उपभाषाएं हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं की हैं। अब बेटा देखिएगा यहाँ पे पहला है जयदेव, फिर बी ऑप्शन विद्यावती, फिर आपका है सूरदास, फिर आपका है बिहारी। तो बेटा जयदेव जो है उनको बेटा हम लोग क्या करते हैं, संस्कृत का महाकवि कहा जाता है। विद्यावती बेटा जो विद्यावती हैं इन्होंने मैथिली भाषा में अपनी रचनाओं को दर्शाया हुआ है। तो इन्होंने बेटा जो पदावली नामक जो रचना है वो विद्यावती के द्वारा मैथिली भाषा में की गई है। इसके बाद जो सूरदास और बिहारी हैं ये बेटा इन्होंने अपनी जो कवि रचना है बेटा ब्रज भाषा में किया हुआ है। किसमें किया है, ब्रज भाषा में किया हुआ है। ठीक, इसके बेटा जिन लोगों का 30 नंबर का बी ऑप्शन आ रहा है उनके लिए राइट ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए बेटा आपको मैंने उस दिन बताया था कि हमारे जो पूरा भारत देश है उसमें 28 राज्य होते हैं टोटल। तो उन 28 राज्यों में से हमारे पास 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी को वरीयता दी जाती है ना। इसके बाद बेटा देखिए बेटा हमारे पास पहला ऑप्शन है हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात और राजस्थान। अब बेटा वो 10 राज्य कौन कौन से हैं सुन लीजिएगा एक बार। पहला आपका है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और राजस्थान और दिल्ली हो गए बेटा। तो आपके ये 10 राज्य हो जाते हैं। तो इसमें जिसका नाम नहीं मिला है वही आपका आंसर होगा। तो बेटा 14 नंबर का सी ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा। जो गुजरात है बेटा वो हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखेंगे। कह रहा है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये तो कोई भूलने वाला हो ही नहीं सकता है। जैसा मैं आप लोगों से हमेशा एक ही उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन तो आप भूल नहीं सकते हो। तो बेटा आप जानते हो कि 14 सितंबर दिया है, 14 अप्रैल दिया है, 2 अक्टूबर दिया है, 26 नवंबर दिया गया है। तो यहाँ पे बेटा जो आपका 14 सितंबर दिया गया है वो क्या होगा, आपके क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन होगा और ए ऑप्शन जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने 15 का ए ऑप्शन चुना है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखेंगे। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। आइए बेटा, जैसे आपकी मैथिली है, मगही है और भोजपुरी है। तो बेटा ये आपकी तीनों जो भाषाएं हैं इनको बेटा हम लोग बिहारी भाषा में रखते हैं। किस में रखते हैं इनको, बिहारी भाषा में रखते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, अवधी की, तो बेटा ये अवधी आपकी किस में रखी जाती है, पूर्वी में आ जाती है। ठीक है बेटा, तो अवधी आपकी जो है वो पूर्वी भाषा में रखी गई है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 17। तो यहाँ पे जो बेटा 17 दिया गया था वो आपका है निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है। चलो वही बात फिर से बेटा आ गई। आप लोग जानते हो कि इसमें जो आपको आपका राज्य हिंदी का ना लगे उसी को अलग कर दीजिएगा। यहाँ देखिए कितनी अच्छी बात है, सब लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों का ए ऑप्शन आ रहा है 70 नंबर का वो इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, है ना। और वही आपका राइट आंसर भी है। क्यों है बेटा, अभी आपको बताया हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इनमें तो हमारी हिंदी भाषा है। लेकिन बात की जाए पंजाब की तो वहाँ पे पंजाब में हिंदी नहीं है। इसलिए इसका बेटा आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर इनको आप हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश को टिक कर दोगे तो पंजाब आपका राइट आंसर होगा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेटा सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को और शेयर करना मत भूलिएगा, है ना। तो इसको बेटा
देखो, अगर आप थंबनेल करना भूल जाते हो, अगर आप थम्स अप करना भूल जाते हो, अगर लाइक करना भूल जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, हमें उतना ही उदास होना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करिएगा, लाइक ज़रूर करते रहिएगा, हमारे चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करते रहिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है। जो आपकी हिंदी है उसे बोली भी जाती है तथा लिखी भी जाती है। तो आइएगा, जैसे श्रीलंका है, मॉरिशस है, ईरान है, मिस्र है ना। तो यहाँ पे एक बेटा बात सुनिएगा, जो श्रीलंका है, तो श्रीलंका में बेटा कौन सी बोली हो जाती है, जैसे हम सिंगली जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं, सिंगली, और थोड़ा तमिल भी आ जाती है। तो सिंगली और तमिल आपकी श्रीलंका की हो जाती है। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है, ठीक है। इसके बेटा ईरान आ जाता है। तो बेटा ईरान में क्या होता है, यहाँ पे पर्शियन बोली जाती है, ठीक है। इसके बाद बेटा आपके पास आ जाता है मिस्र। तो मिस्र में क्या हो जाता है, हम लोग जानते हैं कि थोड़ी अंग्रेजी और फ्रेंच होती है इसमें बेटा, ठीक है। तो जिन लोगों ने 18 का बी ऑप्शन चुना है उनका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है ना तो सब्सक्राइब करते रहिएगा बेटा, और लाइक दबाना मत भूलिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइएगा। कहा जा रहा है मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है। आइए, मेवाती की बात बेटा कर रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिहारी, पहाड़ी, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी। तो जो मेवाती बेटा है तो इसको किस में रखा गया है, राजस्थानी में रखा गया है। जबकि हम लोग बेटा पहाड़ी में जानते हैं, हमारे पास दो ही उपभाषाएं हैं जो ज़्यादा हम लोग जानते हैं। एक तो हम लोग जानते हैं गढ़वाली और दूसरी जानते हैं कुमाऊनी, ठीक है। तो ये आपकी गढ़वाली और कुमाऊनी दो ही आपकी भाषाएं जो पहाड़ी में। बिहारी में बेटा आपको बताया गया था मगधी थी, भोजपुरी थी और मगही थी। पश्चिमी हिंदी में बेटा हम लोग जानते हैं कि ब्रजभाषा हो जाती है, हरियाणवी हो जाती है इत्यादि, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे। देखिए बेटा 20 में कह रहा है कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है। अब सुनिए बेटा, गढ़वाली अभी मैंने बताया था, कुमाऊनी बताया था। तो गढ़वाली और कुमाऊनी ये तो दोनों आपकी उपभाषाएं हैं, कहाँ की, पहाड़ी भाषा की। बची कौन सी, कोंकणी। तो बेटा कोंकणी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो बेटा 20 का जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना हुआ है उनका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सत्य है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है। तमिलनाडु की राजकीय भाषा हिंदी है। इंडोनेशिया की आधी आबादी हिंदी बोलती है। अवधी बिहार के दक्षिणी जिले में बोली जाती है। तो बेटा यहाँ पर 21 का जिन लोगों का ए ऑप्शन आ रहा है उनका राइट आंसर होगा, ठीक है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा दोनों है, इसीलिए बेटा जिन लोगों ने 21 का ए ऑप्शन चुना है उनका राइट आंसर होगा, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। इसमें आ रहा है भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पर्ण हुई है। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ए आपका है भाष, फिर है भास, भाक और भक। तो बेटा यहाँ पे 22 का जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना हुआ है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि बेटा यहाँ पे जो आपका भस दिया गया है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। हम लोग जानते हैं भस का मतलब होता है बोलना या कहना, इसीलिए क्या होता है, ये हमारा भाषा का भस नामक जो संस्कृत की धातु है भस, उससे इसको लिया गया है, जिसका मतलब होता है बोलना या कहना, ठीक है। अब बेटा 22 का जिन लोगों का ए ऑप्शन आ रहा था वो राइट आंसर। इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है। तो आइए, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये बेटा तीनों आपके क्या हैं, फारसी हैं। ये तीनों क्या हैं, आपके फारसी हैं। बट अगर बात की जाए संस्कृत की, वो आपकी फारसी नहीं है, ये संस्कृत खुद एक भाषा है, ठीक है बेटा। तो संस्कृत क्या है, हमारी एक खुद की भाषा है, तो इसको हम लोग फारसी नहीं बोल सकते हैं। संस्कृत भाषा हमारे हिंदुस्तान में पहले बोली जाती है, सबसे प्राचीन काल की बात करेंगे तो वहाँ पर संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया जा रहा था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखेंगे। 24 में कहा जा रहा है निम्न में से किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है। तो आइए बेटा, पहला आपका हिंदी है, गुजराती है, मराठी है और अपभ्रंश। तो यहाँ बेटा ये तीनों को आधुनिक आर्य भाषा माना जाता है, लेकिन जो अपभ्रंश दिया गया है इसको नहीं माना जाता है, ठीक है। क्योंकि बेटा यहाँ पे अपभ्रंश जो है उसको हम लोग आर्य भाषा नहीं मान सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ बेटा आपका 24 का जिन लोगों का सी ऑप्शन आ रहा था वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है प्राकृतिक भाषाओं से अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास कहाँ हुआ है? तो बेटा पहला है पश्चिमी भारत, मध्य भारत, दक्कन, पूर्वी। तो बेटा इसका जो बी ऑप्शन होगा मध्य भारत, वो इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जिन लोगों का बेटा 25 का बी ऑप्शन आ रहा है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 को देखेंगे। इसमें कह रहा है अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित थे? तो बेटा यहाँ पर याद रखिएगा, पहला आपके पास है 7, इसके बाद है 5, फिर है 3, फिर है 10। तो बेटा यहाँ पे आपके जिन लोगों का सी ऑप्शन आ रहा है, 26 का सी ऑप्शन आ रहा है, वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। इसमें कह रहा है पाली को भाषा भी कहा जाता है, देश, देव, लोक और जन। बेटा पाली को क्या एक देश भाषा ही तो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों का 27 का ए ऑप्शन आ रहा है उनके लिए राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो 27 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। कह रहा है कि मागधी, बेटा मगधी होगा यहाँ पर। मगधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है? तो बेटा हम लोग जानते हैं मगधी, पहला है प्राकृतक, फिर है पाली, फिर है संस्कृत, फिर है हिंदी। तो बेटा यहाँ पर जो पाली दिया गया है, ठीक है, पाली में से भाषा को ही मगधी कहा जाता है। ठीक है बेटा, जो मगधी है निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है? तो पाली भाषा को मगधी कहा जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने 28 का बी ऑप्शन चुना है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। आचार्य हेमचंद्र ने किसके व्याकरणों की रचना की है? तो बेटा इसका पहला है प्राकृतक तथा अपभ्रंश, संस्कृत तथा प्राकृतक, अपभ्रंश तथा हिंदी, संस्कृत तथा हिंदी। तो बेटा इसमें जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 29 का। इसमें कह रखा है प्राकृतक तथा अपभ्रंश। ठीक है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बेटा। तो 30 में कह रखा है निम्न में से कौन प्राकृतक का भेद नहीं है? तो देखिए बेटा शोरसेनी, अर्धमगधी और पैसाची। तो बेटा ये तीनों आपकी प्राकृतक भाषा के भेद होते हैं, परंतु जो आपका कोशली दिया गया है ये आपका भेद नहीं होता है। तो बेटा 30 का क्वेश्चन नंबर 30 का जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना हुआ है वो क्या करेंगे? इसका राइट आंसर चुनेंगे। ठीक है, तो कोशली जो हो गया है वो 30 का राइट आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? तो इसमें बेटा आपके दिया गया है शिव पूजन सहाय, किशोरी दास वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो बेटा यहाँ पर जिन लोगों ने 31 का ए ऑप्शन चुना हुआ है शिव पूजन सहाय, तो बेटा इनके अकॉर्डिंग व्याकरण दर्पण इनके अकॉर्डिंग की गई एक रचना है। ठीक है, तो 21 का ए ऑप्शन जिन लोगों ने दिया है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? तो बेटा पहला संस्कृत, पाली, प्राकृतक और फारसी। तो देखिए बेटा संस्कृत, पाली, प्राकृतक यहाँ नहीं, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। तो 32 का जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना हुआ है फारसी, तो अभी बेटा आपको मैंने सिखाया था कि फारसी में हिंदी का प्रयोग किया गया था, इसीलिए बेटा जो फारसी आ रहा है डी ऑप्शन 32 का वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। कह रहा भारत में बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 436। तो बेटा जिन लोगों का बी ऑप्शन आ रहा है 33 का जिन लोगों का बी ऑप्शन आया हो वो क्या है बेटा? इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 650 भी दिया, 18 भी दिया है, 32 दिया गया, इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 436 जिन लोगों का एकदम आंसर सही आ रहा है, काफ़ी बच्चों का आंसर भी आ रहा है 436। तो बेटा 33 का जिन लोगों का 33 का 436 मतलब 436 आ रहा है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। कौन रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं था? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र और जैनेन्द्र। तो बेटा यहाँ पर आपके जो जैनेन्द्र दिए गए हैं वो आपके अवधि क्षेत्र के रचनाकार नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी ये तीनों आपके अवधि क्षेत्र के रचनाकार हुआ करते थे। ठीक है, तो जैनेन्द्र आपका क्या होगा? 34 का राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है वो क्या करेंगे? अपने आप को 1 नंबर पक्का कर लेंगे। ठीक है,
तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? तो अवधी है बेटा, इसका क्या ऑप्शन होगा? अवधी होगा। ब्रज, मैथिली, मगही इनको छोड़ दीजिएगा, जो आपका अवधी दिया गया है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने 35 का ए ऑप्शन चुना हुआ है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। आप क्या करेंगे बेटा, आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करोगे, हो सकता है कि यही वीडियो जो आप लोग देख रहे हो और हो सकता है कि आपको फ्रेंड देख लेंगे तो उनका भी विश्वास बढ़ जाएगा। जब विश्वास बढ़ जाएगा अपने ऊपर कि अधिक से अधिक हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि सर अधिक से अधिक प्रैक्टिस भी कराते हैं, तो इसीलिए आपका भला हो जाएगा। आपका तो होगा, लेकिन आपके साथ में जो आपका मित्र जुड़ा होगा उसका भी तो हो जाएगा ना। तो अपने लालच में मत रहिएगा, अपने दोस्त को भी साथ में रखिएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। कह रहा है बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो पहला है बेटा मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, तो बेटा मगही जो दिया गया है, जो इसका सी ऑप्शन है 36 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, भाषा का वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है? अब मत भूलिए भाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीलाल वाजपेयी। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है कामता प्रसाद गुरु, इनके अकॉर्डिंग कहा गया था भाषा एक साधन होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे तक भली भांति पहुंचा सकता है और उसके विचारों को अपने पास भली भांति ले सकता है। ठीक है। तो बेटा आज आपके लिए इतने ही क्वेश्चन रखे जाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप 2 बजे आपकी हिंदी की क्लास हमेशा की जाती है, तो आप लोग प्रायः 2 बजे अवश्य आ जाइएगा और अधिक से अधिक अपने इस चैनल को लाइक करते रहिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।